एसन फ्रिक्शन यानी घर्षण की डिफिनीशन लिख दी है, इसे आप ध्यान से देखिए। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, ध्यान रहना चाहिए कि दो वस्तुओं का होना अनिवार्य है, और एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है अथवा गति करने का प्रयत्न करती है, तब उनके संपर्क तलों पर एक स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है। यानी संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करेगा, उस बल की दिशा पिंड जिस दिशा में गति कर रहा होगा उसके विपरीत होता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किसी भी पिंड के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रक्चर बनाया है, इसे फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रक्चर आपको रेगुलर क्लास में हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम किसी भी जो पिंड्स होते थे, पिंड जो दिए गए होते थे, उनका हम फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी तल पर एक पिंड हमारा रखा है, मान लिया इसका द्रव्यमान m है, तो इस पर जनरली दो फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स ग्रेविटी के कारण होगा जो mg नीचे की तरफ होगा, और दूसरा इसका प्रतिक्रिया बल होगा, रिएक्शन फोर्स होगा, जो इसके ग्रेविटी के फोर्स के लंबवत ऊपर की तरफ होता है, जिसे हमने n से दिखाया। ये बॉडी अभी क्या है, इस पर कोई वाह्य कार्य नहीं कर रहा है, तो न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग ये अभी विराम में है, तो विराम में ही बनी रहेगी, और इस कंडीशन में mg जो होगा वो n के बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर नोट कर दिया गया है। इसके बाद एक और हम इसी बॉडी पर हमने क्या किया है कि अब हम यहाँ पर एक बल F लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो हमारे द्वारा जो लगाया गया F बल है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि जो संपर्क तलों के बीच में यहाँ पर इसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल Fs लग रहा है, इससे ज़्यादा हो पाए। अगर F का मान इस Fs से ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो बॉडी जो है वो हमारी गति नहीं कर पाएगी। यानी जब F का मान Fs से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी जो है वो त्वरित होना प्रारंभ कर देगी। तो घर्षण बल का सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि घर्षण बल का कारण क्या होता है। घर्षण बल का मेन कारण जो होता है वो अनियमित सतह का होना होता है, कि जब अनियमित सतह होती हैं तो एक दूसरे के जब संपर्क में आती हैं तो एक सतह का उभार दूसरी सतह के गर्त में ठीक तरह से बैठ जाता है। इस प्रकार इन उभारों और गर्तों के बीच एक इंटरलॉकिंग हो जाती है। जब दोनों सतहों के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो किसी एक सतह को अंतर्ग्रंथन, जिसे हम इंटरलॉकिंग कहते हैं, से निकालने के लिए कार्य करना पड़ता है, जिससे उसकी गति जो होती है वो क्या हो जाती है, मंदित हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। गति में जो ये अवमंदन होता है ये तभी होता है जब कोई ना कोई एक अवरोधी बल कार्य कर रहा होगा। संपर्क वाली सतहों पर यह अवरोधी बल जो होता है वो घर्षण बल के रूप में उत्पन्न हो जाता है, प्रकट होता है, जो गति की विपरीत दिशा में सदैव कार्य करता है। तो घर्षण बल का यही मेन कारण होता है। इसे हमने यहाँ पर नोट भी कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। इसके बाद हम घर्षण के प्रकार पढ़ेंगे। घर्षण के ऐसे तो मेनली दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक स्थैतिक घर्षण होता है जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, एक गतिक घर्षण होता है जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब हम स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। और स्थैतिक घर्षण में ही एक कंडीशन और बनती है जहाँ पर सीमांत घर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो हम बताएंगे अभी आपको कि सीमांत घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्थैतिक घर्षण की बात करते हैं। जब दो परस्पर संपर्क में स्थित वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं तो उनके बीच आपेक्षित गति होने से पूर्व एक कार्यरत घर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे ये बॉडी जो थी इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, लेकिन फोर्स अप्लाई करने से पहले ये बॉडी जो थी वो एक रेस्ट स्टेट में रखी हुई थी, अपनी विरामावस्था में थी। उस समय इसके संपर्क तलों के बीच में एक घर्षण बल Fs आरोपित होता है जिसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर हमने ये कंडीशन मानी है क्योंकि विरामावस्था में है, तो हमने ये मान लिया है कि जो
बाह्य बल F आरोपित किया जा रहा है वो घर्षण बल से कम है। अगर हम इसी बाह्य बल के वैल्यूज को बढ़ाते चले जाएं तो घर्षण बल Fs जो है वो एक अपनी अधिकतम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। उस समय जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर सीमांत घर्षण बल की डिफिनीशन लिख दी है और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, जिसे ध्यान से देखिए। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली होती है, लेकिन गति करना प्रारंभ करती नहीं है, गति प्रारंभ करने वाली होती है। मतलब कहने का यह है कि अगर हम थोड़ा सा बल और लगा दें तो हमारी वस्तु त्वरित हो जाएगी। तो उस समय जो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण की अवस्था में वस्तु पर लगाया गया बल सीमांत घर्षण द्वारा संतुलित कर लिया जाता है, परंतु यदि लगाए गए बल को थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो वस्तु त्वरित गति करने लगती है। तो यही बात जो हमने यहाँ पे नोट की है वो हमने अभी आपको समझाई भी है, बता भी दिया है कि किस प्रकार से सीमांत घर्षण बल किसी पिंड में उत्पन्न होता है। स्थैतिक घर्षण बल कैसे सीमांत घर्षण बल में कन्वर्ट हो जाता है ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद सीमांत घर्षण बल के कुछ नियम हैं, वो नियम देख लीजिए। सीमांत घर्षण बल के मुख्यतः यहाँ पर 4 नियम लिखे गए हैं। पहला नियम है सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा नियम है कि सीमांत घर्षण बल संपर्क में स्थित तलों की प्रकृति अर्थात उनके खुरदरेपन यानी जो रफ होता है अथवा चिकनेपन पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय होता है। यह बल वस्तु के चलने की दिशा के सदैव विपरीत क्रिया करता है। चौथा पॉइंट है सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के बीच कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है Fs समानुपाती R के। उसके बाद हम समानुपाती चिन्ह को जब हटाएंगे तो एक नियतांक का प्रयोग करेंगे, यानी Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू R हो जाएगा। यहाँ पर Fs जो है वो सीमांत घर्षण बल है और जो म्यू एस है उसे हमने स्थैतिक घर्षण गुणांक मान लिया है। चूँकि सीमांत घर्षण बल जो है वो म्यू एस R यानी स्थैतिक घर्षण बल का जो महत्तम मान होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Fs जो है वो लेस देन R इक्वल टू होगा म्यू एस R के। तो ये सीमांत घर्षण बल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि घर्षण कोण क्या होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक पिंड लिया है, इस पर हमने इस दिशा में एक बल Fs लगाए हैं, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक घर्षण बल उत्पन्न होगा, Fs उत्पन्न होगा, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। इसका mg ग्रेविटी के कारण जो एक फोर्स अप्लाइड होगा जिसको हम भार कहते हैं वो नीचे की तरफ होगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो देखिए सीमा घर्षण कोण की परिभाषा क्या होगी। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण यानी Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया जो R है के परिणामी की बात करें तो S तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच में जो कोण बनता है, यहाँ पे थीटा S बना है, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा S से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा S निकालें तो tan थीटा S यानी जो इसका लंब होगा, अगर लंब की बात करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस होगी जिसे हमने Fs लिया है, और जो आधार हो जाएगा वो इसका प्रतिक्रिया R हो जाएगा। तो tan थीटा S इज इक्वल टू Fs अपान R लिखा जाएगा। Fs की वैल्यू जो होती है वो हम लिख देंगे यहाँ पर म्यू एस इंटू R। तो फाइनली हमें tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस मिलेगा, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर मिलेगा। तो याद रखिएगा स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की टेंजेंट के बराबर होता है। इसके बाद गतिक घर्षण, जैसा कि अभी हमने बताया था, तो देखिए गतिक घर्षण क्या होता है, काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। यदि पिंड पर आरोपित बल का मान सीमांत घर्षण बल से बढ़ा दें तो इस स्थिति में पिंड गति प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में संपर्क तलों के मध्य उत्पन्न घर्षण को हम गतिक घर्षण कहते हैं। तो जैसे ही हम सीमांत घर्षण बल से आरोपित बल का मान बढ़ाएंगे तो वस्तु त्वरित हो जाएगी। जब त्वरित होगी तो गति करना प्रारंभ करेगी। जब गति करेगी तो मान लिया वो नियत वेग से चलती है, तो उस समय जो उत्पन्न होगा त्वरण वो यहाँ पे 0 लिया जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि उस समय जो इस सीमांत घर्षण है वो गतिक घर्षण में कन्वर्ट हो जाता है। तो Fk जो है समानुपाती R के हो जाएगा और Fk इज इक्वल टू म्यू
के इंटू आर होगा, जहां म्यू के गति घर्षण गुणांक माना जाता है। एक पॉइंट और बता दे रहे हैं जिससे इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा कि जो गति घर्षण गुणांक म्यू के होता है वो सदैव स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस से कम होता है। उसका रीज़न ये है कि जब बॉडी में गतिक घर्षण उत्पन्न होगा, मतलब बॉडी जो है वो गति करना प्रारंभ कर देगी, तो उस संपर्क तलों के बीच में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद गतिक घर्षण के कुछ प्रकार हैं, वो देख लीजिए। गतिक घर्षण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक सर्पी घर्षण बल होता है, दूसरा लोटनिक घर्षण बल होता है। तो देखिए कि सर्पी घर्षण बल क्या होगा, तो यहाँ पर हमने इसकी डिफिनीशन लिखी है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो ये बात हो गई सर्पी घर्षण बल के लिए। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो धातु के एक भारी ब्लॉक को दो आदमी एक क्षैतिज तल पर अगर सरका कर ले जाने का प्रयास करें तो ब्लॉक क्षैतिज तल पर सरक कर आगे बढ़ जाता है। तो ब्लॉक तथा क्षैतिज तल के बीच में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है वो सर्पी घर्षण बल होता है। उसके बाद लोटनिक घर्षण बल, जब कोई वस्तु जैसे बेलन, गोला, डिस्क, वलय आदि किसी दूसरी वस्तु के तल पर बिना फिसले लुढ़कती हैं तब वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल लोटनिक घर्षण कहलाता है।